नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक नज़र हेडलाइंस की तरफ। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में किया जाएगा पेश। यूपी पुलिस ने कल दिल्ली से किया था गिरफ्तार। 121 लोगों की मौत के बाद से फरार था। 1 लाख का इनामी मधुकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के 4 दिवसीय दौरे पर होंगी रवाना। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में होंगी शामिल। गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। वहीं राजस्थान में कई जगहों पर हुई बारिश, सड़कों पर भरा पानी। ब्रिटेन की सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज करेंगे पहली कैबिनेट बैठक। स्टारमर ने देश में पुनर्निर्माण का किया संकल्प। भारतीय क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे दौरे की आज से होगी शुरुआत। हरारे में होगा 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला। शुभमन गिल की कप्तानी में युवा भारतीय टीम जीत के साथ करना चाहेगी आगाज। यूरो कप के रोमांचक मुकाबले में फ्रांस ने पुर्तगाल को पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। वहीं अतिरिक्त समय में हुए गोल की मदद से जर्मनी को हराकर स्पेन पहुंचा अंतिम 4 में। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी पुलिस ने कल देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ से गिरफ्तार किया था। मधुकर दिल्ली में अपने रिश्तेदार के यहां पर हादसे के बाद से रुका था। हादसे के बाद मधुकर हाथरस से फरार होकर दिल्ली पहुंचा। देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस की एफआईआर में वो मुख्य आरोपी था। आपको बताएं कि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक भी था। वह भोले बाबा का खास आदमी बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की। फरार होने के कारण देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। बड़ी खबर इस वक्त की और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जो हैं वो कुछ देर में जुड़ेंगे। हालांकि कुछ खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पहली बार जो नारायण सरकार हरी है, जिनके इस आयोजन में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, वो कैमरे पर सम्मुख आए हैं और उन्होंने ये माना है कि ये घटना बेहद हृदय विदारक रही और दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि वो इतने दिन क्यों छुपे रहे, इन सवालों के जवाब भी उन्हें देने और खास तौर पर कि मुख्य आयोजक के साथ वो लगातार फोन लाइन पर संपर्क में थे। लेकिन वहां जो भी घटना घटी उसे लेकर कुछ भी उनके आयोजन के जो तमाम सेवादार थे जुड़े हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, आज हाथरस कोर्ट में तो मधुकर को पेश किया ही जाएगा, इस पर तो मैं आपसे अपडेट लूंगी, लेकिन अभी ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि कैमरे पर आकर जो मुख्य जिनके पर तमाम इन बातों के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बाबा हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये घटना बहुत हृदय विदारक रही और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा तो वो खुद क्यों अंडरग्राउंड थे? देखिए, यही सबसे बड़ा अचल सवाल है। आप देखें कि जब घटना हुई और उस समय बाबा अपने सेवेदार और जो आयोजक हैं उनको लेकर वहां से फरार हो जाता है और जो श्रद्धालु उनको सुनने के लिए आए थे, उस सत्संग में हिस्सा लेने के लिए आए थे, वो वहां पर दब के मर जाते हैं। कोई मामूली संख्या नहीं है। 121 से ज्यादा जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं और उसी के बाद से बाबा फरार है। 24 घंटे के बाद बाबा एक शोक पत्र लिखता है और ये कहता है कि जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, उनको भी नियुक्त कर देता है बाबा, लेकिन सामने नहीं आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य आयोजक करता था देव प्रकाश मधुकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख रुपए का इनाम था और ये बाबा का सबसे करीबी सेवादार था। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर है ये और बाबा का सबसे करीबी सेवादार है। 20 साल से बाबा के टच में है। बाबा के जितने भी सत्संग किए जाते हैं उन सब सत्संगों का इंतजाम इसी मधुकर के ऊपर है और ये मधुकर वहां से फरार हो जाता है और दिल्ली में ये कहता है कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ पर था और इलाज करा रहा था।
तो क्या अगर जब घटना हुई थी तो उस समय पुलिस प्रशासन को पास पहुंचना चाहिए था, पुलिस प्रशासन के संपर्क में इसको रहना चाहिए था, लेकिन इसका मोबाइल बंद था। हाथरस में इसका जहां घर है वो घर पर ताला लगा हुआ था, कोई भी लोग वहां पर मौजूद नहीं थे और ये घटना से फरार हो गया। उसके बाद तमाम वकीलों की एक लंबी फौज इनके पास पहुंचती है, वकीलों से ये डिस्कस करते हैं और उसके बाद आप देखें कि बाबा का लेटर भी सामने आता है और मधुकर है वो भी पुलिस के गिरफ्त में आता है। तो कहीं ना कहीं बाबा इस घटना के बाद कह सकते हैं कि बचने की तमाम जो कोशिश है वो कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस घटना में जो भी दोषी है, जिसकी भी भूमिका है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 1 लाख रुपए जी। का मधुकर के ऊपर इनाम है। अब मधुकर को हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ करेगी कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण थे और वहां पर इस तरह के जो जी। बद इंतजाम किए गए थे उसके पीछे क्या भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने लिखित में प्रशासन को दिया था कि वो सारे अच्छा, इंतजाम करेंगे। इसमें दो बातें आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आप पुलिस के तमाम मामलों पर नजर रखते हैं। पुलिस का कहना है कि भाई हमने मधुकर को गिरफ्तार किया, उनका वकील कह रहा है कि उन्होंने सरेंडर किया है। सच्चाई क्या है? और दूसरी अहम बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कई अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में बाबा के आश्रम है, लेकिन मैनपुरी के ही आश्रम पर लगातार बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी और लगातार ये माना जा रहा है कि वो मैनपुरी में ही अपनी शरण लिए हुए थे बाबा खुद। देखिए बिल्कुल मैनपुरी में ही है बाबा और जैसा कि उनके जो वकील हैं एपी सिंह, उनका ये कहना है कि बाबा कहीं नहीं गए हैं, वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं और उत्तर प्रदेश में बाबा का जो सबसे बड़ा आश्रम है वो मैनपुरी में है और मैनपुरी में आपने देखा भी है कि पुलिस ने चारों तरफ से उस आश्रम को घेर रखा है और उस आश्रम के अंदर तमाम सेवादार भी इस समय मौजूद हैं। दूसरी जहां तक सरेंडर और गिरफ्तारी की बात है आंचल, कि कोई भी आरोपी है, जब आपने देखा भी था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कई सारी जो टीमें हैं गठित की थी और ये मुख्य आयोजन करता था, इसी ने लेटर भी दिया था, अनुमति भी मांगी थी इसी ने वहां पर सत्संग की और तमाम इंतजाम करने का वायदा भी प्रशासन से इसने किया था। 80,000 की संख्या इसने लिखी थी और उसके बाद 2.5 लाख के करीब वहां पर जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी भूमिका थी बाबा के, कह सकते हैं कि सत्संग कराने के नाम पर इसने अनुमति मांगी थी। अब जब पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, उत्तर प्रदेश में कई जगह इसको लेकर दबिश चल रही थी, हरियाणा पुलिस पहुंची थी, जी। ग्वालियर पुलिस पहुंची थी, तो इसके ऊपर एक प्रेशर था कि आज नहीं तो कल पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। यही कारण है कि जब पुलिस को ये टिप मिली कि उत्तर प्रदेश के हाथरस से भागकर ये बाबा दिल्ली में पहुंचा हुआ है और दिल्ली में नजफगढ़ में अपने रिश्तेदार के यहाँ पर है, तो आज जब कोर्ट उत्तर में, प्रदेश बहुत पुलिस संक्षिप्त गई। में आखिरी सवाल ये, जब आज कोर्ट में पेशी है तो पुलिस यकीनन मधुकर की रिमांड मांगेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मांगेगी कि इसको वहां से भगाने में किन किन लोगों ने सहायता करी, किस रूट से ये दिल्ली पहुंचा था और वहां से जब भाग गया था उस घटना के समय इसने पुलिस प्रशासन से सहयोग क्यों नहीं किया, इसका मोबाइल क्यों बंद था, घर पे ताला क्यों लगा था, इसकी पीछे से कौन हेल्प कर रहा था। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब भी आने जरूरी है और ये भी सामने आया है कि बाबा ने खुद काफी देर तक मधुकर से बात भी करी थी इस इंसिडेंट के बाद। तो ये जी। तमाम तथ्य सामने आए हैं और यही कारण है कि पुलिस रिमांड पर लेकर इससे पूछताछ करेगी और जी। सच को निकालने की कोशिश करेगी कि आखिर इस हादसे के पीछे पूरा सच क्या है। लोगों को मोक्ष का ज्ञान देने वाले संत का शीश महल है, 21 बीघा मैनपुरी में आश्रम है, 100 करोड़ से ज्यादा की जमीन है। खैर ये पता लगेगा कि आखिरकार ये जो घटना है उसके तमाम सवालों के जवाब जब पुलिस रिमांड में मांगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि जो बाबा हैं उनके वकील एपी सिंह हैं और एपी सिंह वही वकील हैं जब जो निर्भया कांड के दोषी थे उन्हें बचाने के लिए वो कोर्ट में उतरे थे। बहरहाल हाथरस में सत्संग के दौरान सत्संगियों की हुई मौत मामले में सूरजपाल, जिसे भोले बाबा और नारायण साकार विश्व हरि के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने अपनी इस खबर में बताया, उन्होंने घटना पर दुख जताया है, साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। क्या कहा है आइए आपको सुनवाते हैं। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है
जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 4 दिन की यात्रा पर रहने वाली हैं। राष्ट्रपति भुवनेश्वर में उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास की 96वीं पुण्यतिथि समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति रविवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ की गुंडिचा यात्रा देखेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति उदयगिरी गुफाओं का दौरा करेंगी और विभूति कानूनगो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स और उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के छात्रों के साथ बातचीत भी करने वाली हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज से केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। अपने दौरे के पहले दिन उपराष्ट्रपति भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति मेधावी छात्रों को संस्थान का उत्कृष्टता पदक प्रदान करेंगे। 7 जुलाई को उपराष्ट्रपति का कोल्लम और अष्टमुडी बैकवाटर का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच वो आज 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर गुजरात के गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की अगुवाई में और अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय ने बहुत कम समय में सहकारी क्षेत्र में 54 से अधिक पहलें की हैं। आज अमित शाह किसानों द्वारा नैनो उर्वरक की खरीद पर 50% से ज्यादा की सहायता की योजना का शुभारंभ करने वाले हैं। अमित शाह नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित भारत ऑर्गेनिक आटा भी लॉन्च करेंगे। आपको बताएं कि अमित शाह बनासकांठा में चांगड़ा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का भी दौरा करेंगे। वो माइक्रो एटीएम पर रुपए केसीसी के माध्यम से दुग्ध उत्पादकों द्वारा किए गए लेन देन की भी समीक्षा करने वाले हैं। वहीं बनासकांठा में महिला सहकारी सदस्यों को 0 ब्याज दर पर रुपए केसीसी बांटे जाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। मुथूट फाइनेंस ने सदियों से आपके भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। रुक करते कुछ अन्य खबरों का। बात करते हैं मानसून की, जिसकी दस्तक के बाद देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर भारी बारिश के साथ बाढ़ से हालात गंभीर हैं। हालांकि कुछ राज्यों के लिए ये मानसूनी बारिश कहर बनकर गिर रही है, जिसमें खासकर पहाड़ी इलाके शामिल हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से समस्या खड़ी हुई। गुजरात की बात करें तो मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। उत्तर और दक्षिण गुजरात में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मध्य गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश को लेकर येलो अलर्ट है।
साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दक्षिण गुजरात में भारी वर्षा होने की संभावना है और साथ ही मछुआरों को समुद्र से दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया। उत्तराखंड की बात की जाए तो आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल सहित कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि 30 जिलों में 24 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी और बूढ़ी दिहिंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिखोजिया, भराली, दिसांग, कुशियारा, बराक, कटखाल नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। इस साल बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या लगभग 52 हुई। 47,000 से ज्यादा लोग 612 राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने शुक्रवार को डिब्रूगढ़ शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और डिब्रूगढ़ जिले के खोवांग और तेंगाघाट क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्थिति का जायजा लिया है। और हमारी संवाददाता सुबीना सीधे डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुबीना, सुप्रभात। असम की अगर हालात की बात की जाए तो बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित है वहाँ के लोग। राहत शिविरों का क्या हाल है और राज्य प्रशासन किस तरह से इस स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है? सुप्रभात। असम में जो स्थिति है काफी गंभीर बनी हुई है क्योंकि आज भी ऑरेंज अलर्ट है अरुणाचल प्रदेश और असम में। और जो इसके जो गंभीर स्थिति बनी हुई है, बारिश लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से जो है काफी सारी नदियां जो है अबव डेंजर लेवल जा रही है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, नियामाटी घाट, ग्वालपारा, गुवाहाटी, धुबरी, बूढ़ी दिहिंग, दिखो, दिसांग, धनसिरी, जिया, भोराली, बोरा, कटखल, कुशियारी, ये सारे जो नदियां हैं ये लगभग अबव डेंजर लेवल है और 30 से ज्यादा जिले अफेक्टेड है। और पॉपुलेशन की अगर हम बात कहें 24 से ज्यादा लाख पॉपुलेशन अफेक्टेड है। और प्रशासन की बात आपने जो कहा तो लगातार जो है सीएम जो है हिमंता बिस्वा शर्मा जो है वो लगातार विभिन्न जिलाओं के दौरा कर रहे हैं। जैसे कि कल वो डिब्रूगढ़ में आए थे, डिब्रूगढ़ में वो फ्लड अफेक्टेड जो एरियाज है वहां पे गए, फिर वो टेंगाघाट और ख्वांग में भी गए क्योंकि टेंगाघाट और ख्वांग में बूढ़ी दिहिंग नदी जो है उन्होंने काफी कहर मचाया है और जो एम्बैंकमेंट ब्रीच भी हुआ है जिसके वजह से काफी सारे गाँव वहाँ के जो आसपास के गांव है वहां पे पूरा बाढ़ का पानी आ गया और जिसके वजह से उनको रिलीफ कैंप्स पे ले जाया गया। तो सीएम साहब ने वहां पे रिलीफ कैंप्स विजिट किया और क्या क्या उनको फैसिलिटीज उन्होंने एश्योर करवाया कि बच्चे और बूढ़ों को जो है एकदम तुरंत असिस्टेंस, जो भी उनको खाने की आइटम्स हो या मेडिकल रिलीफ हो उनको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और जो भी बाढ़ अफेक्टेड एरियाज में है उनको जल्द से जल्द इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप्स में लाया जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो असम के हालात हैं वो सामान्य होंगे क्योंकि ऐसे में कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें और जो मवेशी हैं उनके लिए भी जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबीना इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने समाज के अति कमजोर वर्ग की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें भिक्षावृत्ति में संलग्न गरीब, अशिक्षित बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए सलाह दी गई। एडवाइजरी में जिक्र किया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 413,000 भिक्षुक और बेघर लोग हैं। इस एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि संबंधित नगरपालिका या पंचायत द्वारा आश्रय गृह में रह रहे हर व्यक्ति का पंजीकरण कर उन्हें एक पहचान पत्र दिया जाए, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर कुछ अन्य। इस पहचान पत्र में उनका नाम, पता, उम्र आदि का विवरण लिखा होना चाहिए। आश्रय घर सुनिश्चित करें कि यहाँ रह रहे लोगों को आधारभूत सेवाएं मिले, जिसमें पहचान पत्र और बैंक खाता खोलना भी शामिल है। यदि जरूरत पड़े तो संबंधित विभाग आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जनधन योजना समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और इसे जारी करने के लिए शिविर भी लगाएं। लोगों को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वित्त सुरक्षा, पेय जल आपूर्ति, खाना बनाने वाली गैस, बिजली आदि सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए शिक्षित, संवेदनशील बनाया जाए और आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए। राज्य सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि आश्रय गृह में लोगों को रहने और स्वास्थ्य की उचित सुविधाएं मिले। साथ ही आश्रय गृहों में मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति के लिए परामर्श और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाएं।
केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 6, 8, 48 और 59B को लागू करने के लिए राजपत्रित अधिसूचना जारी की। दूरसंचार अधिनियम 2023 का मकसद दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क के विकास, विस्तार और परिचालन के साथ स्पेक्ट्रम के आवंटन और उससे जुड़े मामलों से संबंधित विधि को संशोधित और समेकित करना है। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम 2023 दूरसंचार क्षेत्र में टेक्नोलॉजीज में विशाल तकनीकी प्रगति के कारण भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1933 जैसे मौजूदा विधायी ढांचे को निरस्त करने की इच्छा रखता है। समावेश, सुरक्षा, वृद्धि और त्वरित के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित इस अधिनियम का उद्देश्य विकसित भारत की सोच को प्राप्त करना है। संसद ने दूरसंचार अधिनियम 2023 को दिसंबर 2023 में पारित किया था। उसके बाद 24 दिसंबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी। उसी दिन से आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित इसे किया गया। लागू की गई धाराओं की मुख्य विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उसमें अधिनियम द्वितीयक कार्यभार, साझाकरण, व्यापार, पट्टे और स्पेक्ट्रम के समर्पण जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से दुर्लभ स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसके अलावा इस स्पेक्ट्रम के उपयोग को तटस्थ तरीके से लचीला, उदार और तकनीकी रूप से संभव बनाता है। साथ ही इस अधिनियम में तत्काल प्रभाव से दूरसंचार को अवरुद्ध करने वाले किसी भी उपकरण उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इसकी अनुमति ना दी जाए। इस अधिनियम को धारा 59B ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 4 में संशोधन करते हुए ट्राई के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मानदंड के तौर पर निर्धारित किया जाएगा। और अब बात संपूर्णता अभियान से जुड़ी हुई। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में की गई। नीति आयोग का संपूर्णता अभियान राजस्थान में भी जारी है। राजस्थान के 12 जिले के किशनगंज ब्लॉक सिरोही जिले में संपूर्णता अभियान जारी है। साथ ही गुजरात के बनासकांठा के थराद में संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान की शुरुआत देश भर के 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में हुई है। इसी में शामिल है राजस्थान के 12 जिला। संपूर्णता अभियान में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। 12 जिला का किशनगंज ब्लॉक सहरिया आदिवासी क्षेत्र होने के चलते किशनगंज ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है। 12 जिला प्रधानमंत्री के जनमन योजना में भी शामिल है। यहाँ के सहरिया आदिवासी समुदाय को आवास, बिजली, सड़क और बेहतरीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देश थे कि एक अभियान चला करके 6 इंडिकेटर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के और 6 इंडिकेटर एस्पिरेशनल ब्लॉक के उनका चयन किया जाए और संपूर्णता अभियान के नाम से एक अभियान चला करके जुलाई, अगस्त और सितंबर में 100% सैचुरेशन हम अचीव करें। इनमें जो इंडिकेटर्स हैं वो मेडिकल एंड हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं। इसमें आज हमने इस अभियान की शुरुआत करी है। सिरोही जिले में संपूर्णता अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम स्वामी नारायण मंदिर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जालोर सिरोही सांसद लुम्बा राम चौधरी भी शामिल हुए। संपूर्णता अभियान के तहत जिला सिरोही एवं अबुरोड़ ब्लॉक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, टीकाकरण व सामाजिक विकास पर चर्चा की गई। संपूर्णता अभियान से आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों को विशेष लाभ मिल रहा है।